चलिए देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार होता है। अलंकार का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। क्या होता है? अलंकार का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सजाना, सजा धजाकर मतलब उसको खूबसूरत बनाना। ठीक है, तो यहां पे फिगर ऑफ स्पीच का मतलब किसी वस्तु को सजाना नहीं है। किसको सजाना है? हमको एक सेंटेंस को सजाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमको एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक नॉर्मल होता है, एक थोड़ा सा उसको और अच्छे अंदाज में कहने के लिए हमको फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच को हर लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, मतलब हर लैंग्वेज में आपको फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगा, है ना। और इंग्लिश में भी तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना। तो देखने कहने का मतलब हर लैंग्वेज में क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होता है। अपने बात को अलग अंदाज में, अच्छे अंदाज में कहने का एक तरीका मिलता है। किससे? फिगर ऑफ स्पीच से मिलता है। ठीक है, तो हमारे इंटर के सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच की संख्या है वो कितनी है? केवल 7 है। वैसा होता है उपमा अलंकार। ठीक है ना, उपमा अलंकार आप लोग हिंदी में भी पढ़े हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उपमा अलंकार में कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वस्तुओं के बीच में जिसकी तुलना की जाती है उसमें कौन कौन चीजें कॉमन होती। तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। समझ आया? ए सिमिली इज ए कंपैरिजन। सिमिली का जो है क्या होता है? सिमिली में तुलना होता है किसके बीच? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच, है ना। इतना हमको समझ में आया। सिमिली में दो वस्तुओं के बीच क्या होता है? तुलना होता है। और वो वस्तु कैसा होना चाहिए? ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब दो अलग अलग वस्तु होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट जाति की होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट कैटेगरी की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इंसान की तुलना चांद से की जाए, समझ में आ रहा है? इंसान की तुलना जानवर से की जाए, समझ में आ रहा है? ठीक है, कहने का मतलब होता है इसमें जो दोनों में जो अंतर होता है वो एक ही कास्ट के, एक ही कैटेगरी के नहीं होने चाहिए, डिफरेंट काइंड के होने चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है? विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, और जिनके अंदर कम से कम जो दोनों वस्तु होंगे उनके अंदर कोई ना कोई एक बात क्या होगा? समान होगा, कॉमन होगा। समझ में आ रहा है? तो इससे हमें यह पता चला कि जो इसमें सिमिली में जो दो वस्तुएं होती हैं वो डिफरेंट काइंड के होंगे और दोनों में एक ना एक बात क्या होगी? कॉमन होगी। और इसमें जो वर्ड होगा, द वर्ड एज, लाइक, आर, सो आर यूज फॉर कंपैरिजन, और इसमें जो तुलना करने के लिए जो वर्ड यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे? एज, लाइक, है ना, और सो। एज लाइक का ज्यादा यूज मिलेगा आपको, और सो का बड़े बड़े स्टैंजाज में मिलते हैं, और इसमें बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा आपको क्या मिलेगा? एज और लाइक मिलेगा। समझ में आ गया? इतना डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है। आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या है? शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। ये जो सी है ना, किसकी तरह तरोताजा है? ड्यू। ड्यू माने क्या होता है? ओश, है ना। ओश आप लोग देखे होंगे। तो देखिए जो ये शी है ना वो किसकी तरह है? तरोताजा, ड्यू की तरह है। तो ये दोनों देखो, ये शी कौन है? शी एक फीमेल है। क्या है? फीमेल है। फीमेल का मतलब अब ये हो गया कि मतलब वो क्या है? इंसान है। क्या है? इंसान है। और ये ड्यू क्या है? एक पानी का क्या है? बूंद है। क्या है? पानी का बूंद है। तो हमको यहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पता हो गया ना। ये जो दोनों है एक दूसरे के क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ये तो क्लियर हो गया। दोनों में कॉमन, कॉमन क्या है? ये जो इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज है? किसकी तरह? ड्यू। ड्यू तो ये वो सही है ही, और इसके अंदर भी क्या है? कौन सी क्वालिटीज? ड्यू की क्वालिटीज है। तो दोनों में ये बातें क्या हो गई? कॉमन हो गई। तीसरी चीज जो आपको याद रखना है वो कौन सा है? एज, लाइक और सो वर्ड को याद रखना है। इसमें तुलना करने के लिए किसका वर्ड यूज होगा? एज और लाइक। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पे ड्यू के जगह पे हम किसी इंसान का नाम लिख दें तो क्या ये सिमिली रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? कोई बता? अगर हम यहां पे कोई नाम लिख दें, जैसे रीना ही लिख दें, तो ये सिमिली क्यों नहीं रहेगा जी? वंदना, जैसे मतलब कैसे समान है ना। तो यहां पे ये सिमिली नहीं है, ये क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया ये अब सिमिली नहीं रहा। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द नाइट इज डार्क। जो रात है ना, अंधेरी है। रात अंधेरी है।
एज ए ब्लैक स्टोन, किसकी तरह है? एक काले पत्थर की तरह। तो यहां पे देखिए जो रात की तुलना किससे की जा रही है? ब्लैक स्टोन से की जा रही है। तो ब्लैक स्टोन एक पत्थर होता है और ये रात क्या है? तो मतलब इस रात की तुलना ब्लैक स्टोन से की जा रही है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स हो गए, है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट काइंड के हो गए। और उसके बाद दोनों में कॉमन कौन सी चीज है? ब्लैक। दोनों क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग मेटाफर की ओर बढ़ते हैं। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में और डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, इन मेटाफर द थिंग्स, यानी मेटाफर में या रूपक अलंकार में जो वस्तुएं होते हैं कंपेयर्ड, मतलब तुलना जब किया जाता है, आर ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब मान लिया जाता है, उसे क्या किया जाता है? मान लिया जाता है। एज वन, मतलब जिससे जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको क्या मान लिया जाता है? एज वन एंड द सेम, मतलब उसको एक मानकर जो क्वालिटी होती है उसको जो कहते हो डायरेक्ट हम उसको वही मान लेते हैं। मतलब उसमें जैसा जैसी वाला कोई शब्द नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे वह मैच में सचिन था, क्या है? वह मैच में सचिन था। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वह मैच में सचिन की तरह था, है ना, समझ में आ रहा है? वह मैच में सचिन की तरह था, ये क्या हो गया? सिमिली हो गया, क्योंकि की तरह बताया जा रहा है, मतलब लाइक एज का एज वर्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे कह दें वह मैच में क्या था? सचिन था। वह मैच में सचिन था, की तरह नहीं था बल्कि क्या था? सचिन था। तो हम लोग वह को क्या सपोज कर लिए? डायरेक्ट सचिन सपोज कर लिए, उसमें तुलना वाला कोई वर्ड नहीं यूज किए हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे वह चुड़ैल थी, है ना, वह चुड़ैल थी, है ना, तो इसका मतलब हम लोग चुड़ैल की तरह नहीं कह रहे हैं, वो चुड़ैल बल्कि क्या है? थी, सॉरी, है ना। तो चलिए देखिए इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए देखिए इसका एग्जांपल क्या है? द केमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। ये जो केमल होता है ना, केमल का मतलब क्या होता है? ऊंट होता है। ऊंट होता है क्या? शिप ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज होता है। जो ऊंट होता है रेगिस्तान का जहाज होता है, मतलब एकदम इस जो है केमल को क्या बना दिया गया है? शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज बना दिया गया है। इसमें ये नहीं कह रहा जो केमल जो है रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है। लाइक और एज जैसा कोई वर्ड नहीं यूज हुआ है और इसको डायरेक्ट क्या मान लिया है ना, रेगिस्तान का जहाज मान लिया। किसको? केमल को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, द वर्ल्ड, ये जो संसार है ना, इज ए स्टेज, एक क्या है? मंच है। क्या है? संसार क्या है? एक मंच है। संसार मंच की तरह नहीं है बल्कि क्या है? मंच है। जबकि मंच तो दूसरी तरह होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट क्या कह दिया गया है? मंच है ना। जैसे हम बोले शी इज ए कैटरीना, समझ आ रहा है? जैसे ही इज ए शाहरुख, तो हम लोग उसको शाहरुख की तरह नहीं कह रहे बल्कि क्या हो? ही इज ए शाहरुख इन द फंक्शन, है ना। तो यहां पे उसको जो है ही को हम क्या सपोज कर रहे हैं? शाहरुख डायरेक्ट कह रहे हैं, उसको की तरह नहीं बता रहे हैं, तुलना वाला कोई वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से ये जो संसार है ना, क्या है? मंच है। मंच की तरह नहीं है बल्कि क्या है? मंच है। क्लियर हो रहा है ना। इसमें जिसकी तुलना की जाती है उसको हुबहू सेम टू सेम मान लिया जाता है। और लेकिन हाँ याद रखना, लेकिन अगर निर्जीव को सजीव बताएगा, सजीव वाला पैशन बताएगा, पैशन मतलब कोई व्यवसाय करने वाला, जैसे अभी उस दिन आया था ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो देखो एक्सपीरियंस क्या होता है? फीलिंग होती है ना, और उसको क्या बता दिया? टीचर बता दिया। तो टीचर कौन होता है? सजीव, है ना। तो अगर निर्जीव का सजीव में चेंज होगा तो वहां पे हमेशा पर्सोनिफिकेशन याद रखना। और पर्सोनिफिकेशन में यही चीज होता है ना, नॉन लिविंग को क्या माना जाता है? लिविंग माना जाता है ना। लिविंग थिंग का क्या आ जाता है? उसके अंदर क्वालिटीज आ जाती है। बस खाली यही इतना याद रखना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेटाफर। मेटाफर क्लियर हो गया? याद रखना, पर्सोनिफिकेशन में कभी भी सजीव को निर्जीव नहीं बनाया जाएगा, लेकिन निर्जीव को हमेशा सजीव बनाया जाएगा, ठीक है ना। कुछ ज्यादा याद नहीं करना आपको, ठीक है। तो आइए अब हम लोग किसको देख लेते हैं? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण। मानव, मानव से क्या बना है? मानवी
करण बनाना। पर्सन इंग्लिश देखो, पर्सन माने क्या होता है, व्यक्ति होता है। व्यक्ति मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, है ना। तो इसको पर्सोनिफिकेशन से आपको समझ जाना है, इसमें क्या कर दिया जाता है, मानवीकरण कर दिया जाता है, ठीक है। और मतलब उस मानवीकरण किसका किया जाता है भाई, मानवीकरण किसको किया जाएगा, जो निर्जीव होगा उसी को तो करेंगे हम लोग, है ना। उसके अंदर जानदार वाली क्या लाएंगे, क्वालिटीज लाएंगे। अंदर कौन सी क्वालिटीज बताएंगे, सजीवों वाली, जानदार वाली, ठीक है ना। जैसे द स्टार इज टॉकिंग टू शाहरुख, द स्टार इज टॉकिंग टू शाहरुख, तो क्या हो गया, क्या यहां पे स्टार क्या कर रहा है, शाहरुख खान से क्या कर रहा है, शाहरुख से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो बताइए बात करने का काम किसका है, हैं? द स्टार इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो क्या यहां पे, द स्टार इज फ्लाइंग इन द स्काई, द ट्री इज शाउटिंग फॉर इट्स मदर, पेड़ जो अपनी माँ के लिए चिल्ला रहा है, तो क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन आ गया, जबकि बच्चा चिल्लाता है ना। क्लियर हो रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन से समझ में आ रहा है ना, मानवीकरण, मानव का क्या किया, मानव से क्या बना है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, मतलब निर्जीव चीज को हम लोग क्या कर देंगे, मानवीकरण कर देंगे। और मानवीकरण मतलब सजीव मान के उसमें कौन सी क्वालिटी लाएंगे, उसमें कौन सी क्वालिटी आ जाएगी, सजीवों वाली आ जाएगी, जो एक जानदार करता है। इसमें अब वो कौन करेगा, एक निर्जीव चीज करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए इन पर्सोनिफिकेशन, मतलब पर्सोनिफिकेशन में बहुत अच्छे से देखो समझो, इसी में कंफ्यूज होते हो आप लोग। इन पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण में जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स माने निर्जीव वस्तु, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब जो भाववाचक विचार होते हैं, भाववाचक माने जैसे खुशी, दुख, है ना, खुश दुख, और ठंडा गरम, ये सब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक जो होते हैं, जिसको हम लोग खाली क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे हवा, है ना, अभी बोल दे द बेंच इज फीलिंग एयर, ये महसूस कर रहा है किसको, हवा को, है ना। तो हवा को महसूस कौन कर रहा है, बेंच कर रहा है, हवा को महसूस कौन कर रहा है, बेंच कर रहा है। तो ये तो भाव हो गया ना, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और भाव को महसूस करने का काम किसका है, इंसान का है, जिसके अंदर जान होगा वही तो महसूस करेगा, है ना। तो यहां पे देखिए इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, तो जो रूपक मानवीकरण अलंकार में जो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखो इधर, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स आइडियाज, और जो भाववाचक क्या होते हैं, विचार होते हैं, और थॉट, उसे मान लिया जाता है एज पर्सन्स, क्या मान लिया जाता है, एज पर्सन्स, मतलब एक व्यक्ति की तरह मान लिया जाता है। और ऐसा व्यक्ति मान लिया जाता है जिसके पास क्या हो, हैविंग लाइफ, जिसके अंदर क्या होती है, जान होती है, जिसके अंदर जिंदगी होती है, ठीक है। जो मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होगा उसको एज ए किसकी तरह सजेस्ट करेंगे, किसकी तरह सपोज करेंगे, पर्सन की तरह, जिसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, जान होता है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। आइए एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए यहां पे लव इज ब्लाइंड, लव अंधा होता है क्या, कैसे अंधा होता है, कोई बताए हमको। लव इज ब्लाइंड, प्यार का क्या होता है, अंधा होता है। तो यहां पे देखिए ये जो लव है ना, क्या है, निर्जीव है कि सजीव है, एक फीलिंग है ना, है ना, फीलिंग है। तो फीलिंग में कोई जान थोड़ी होती है, अर्थात ये क्या है, निर्जीव है। अब इसको क्या बता रहा भाई, ब्लाइंड है, ब्लाइंड है क्या मतलब, अंधा है। लव क्या होता है, अंधा होता है, जबकि अंधा कौन होता है, मानव, मनुष्य होता है अंधा। जानवर जिसके अंदर जान होता है उसके वही क्या होता है, अंधा होता है ना। जिसकी आंखें होती है वही क्या होता है, अंधा होता है। समझ, इसको समझ लो अच्छे से। तो यहां पे जो निर्जीव है ना, उसको क्या मान लिया गया, क्या मान लिया गया, सजीव मान लिया गया। कौन सी, लव के अंदर कौन सी क्वालिटी आ गई, अंधेपन वाली क्वालिटी आ गई। तो यहां पे क्या कर दिया, क्या लव का क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, लव को मानवीकरण में चेंज कर दिए। तो यहां पे कौन सा अलंकार, पर्सोनिफिकेशन वाला अलंकार हो गया। क्लियर है, समझ में आया जी।
यहां पे निर्जीव होगा, हमेशा सब्जेक्ट में क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्ट अगर कोई क्रिया कर रहा होगा, कोई एक्शन कर रहा होगा, कोई एक्शन वर्ब कर रहा है, मतलब जो सजीवों वाला काम कर रहा है कोई निर्जीव, तो वहां पे डायरेक्ट क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, अथॉरिटी फॉरगेट्स, ये जो अथॉरिटी होती है ना भूल जाती है, क्या भूल जाती है, डाइंग किंग्स, मरे हुए राजा को। जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकार होते हैं, वो एक दिन क्या होता है, मरे हुए राजा को भी क्या कर देती है, भूल जाती है। तो यहां पे अथॉरिटी जो है, ये अधिकार जो होता है नॉन लिविंग है ना, क्या है, नॉन लिविंग है। अब भूलने का काम कौन करता है, जिसके पास माइंड होगा। माइंड किसके पास होता है, इंसान के पास होता है। तो भूलने का काम कौन करता है भाई, इंसान करता है। जबकि अथॉरिटीज में दिया है, अथॉरिटी क्या है, एक निर्जीव है, निर्जीव है ना, एक अधिकार जिसको बोलते हैं, इसको लाइफलेस ही मानेंगे, जिसमें जान नहीं है। तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है फॉरगेट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जबकि ये जो है इंसान के लिए काम होता है, जानदार के लिए, और ये अथॉरिटी कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। क्लियर है, हाँ, आप कोई दिक्कत, हाँ, एक्सरसाइज करते ही पहचान जाओगे। चलो अब एक बार सरसरी नजर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें मालूम होना चाहिए। तो सिमिली में 3 चीजें, कौन कौन सी चीजें, पहली चीजें तो जिससे तुलना की जाएगी वो दोनों डिफरेंट काइंड्स होने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट्स होगा डिफरेंट काइंड होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, दोनों में एक चीज कॉमन होना चाहिए। और तीसरा आपको चेक करना है उसमें कौन से वर्ड यूज हुए, लाइक और एज और सो। ठीक है, 3 चीजें हो गई। उसके बाद आपको मेटाफर में क्या करना है, मेटाफर में जिसकी जिस चीज से तुलना की जा रही होगी, जिस ऑब्जेक्ट से तुलना की जा रही होगी, उसको एकदम सेम टू सेम वही क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, सपोज कर लिया जाएगा। उसमें की तरह जैसी वाला कोई वर्ड नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन में खाली क्या याद रखना है, नॉन लिविंग थिंग को हमेशा लिविंग थिंग बनाना है। जहां भी आपको दिख जाएगा कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो किसका काम कर रहा है, लिविंग थिंग का काम कर रहा है, तो वहां पे डायरेक्ट क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, मानवीकरण होगा। आगे बढ़ा जाए तो चलिए आइए हम लोग देखेंगे। आप अगला हमारा क्या है, हाइपरबोली। ठीक है, हाइपरबोली का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, छोटी से छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, या बड़ी सी बड़ी बात को बहुत घटाकर कहना। ठीक है, अतिशयोक्ति उसे ही कहते हैं, हाइपरबोल उसे कहते हैं। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या कह रहा है। चलिए देखिए, इन हाइपरबोले थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर लेस। इसका मतलब हुआ हाइपरबोल में वस्तुओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर, है ना, दिखाया जाता है। ठीक है, बेटर माने अच्छा दिखाया जाता है, आर वर्स्ट या उसको बहुत बुरा दिखाया जाता है, देन दे आर रियली, जो मतलब वो वास्तविकता में होते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब अगर वो बहुत छोटी चीज है तो उसको क्या दिखाएंगे, बड़ी दिखाएंगे, लेकिन हकीकत में वो क्या है, बहुत छोटी है ना। छोटी सी घटना को बड़ा करके दिखाना, है ना, लेकिन वो घटना क्या, बहुत छोटी हकीकत में। समझ में आ रहा है। तो सीधा सीधा आप लोग ऐसे ही समझिएगा, हाइपरबोल में जो है छोटी से छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, या बहुत बड़ी से बड़ी बात को बहुत घटाकर कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो आसानी होगी समझने में। देखिए, ही डायड, मर गया, वह मर गया, लाफिंग माने हंसते हंसते, वह हंसते हंसते क्या हुआ, ही डायड लाफिंग। यहां पे रियल में मरने के लिए नहीं कहा गया है। जैसे कभी कभी हम लोग हंसते हैं तो हंस से ज्यादा हो जाता है कि ऐसे लगता है कि अब जान निकल जाएगी, है ना। कभी कभी मतलब दर्द, हंसते हंसते पेट में इतना ऐठन होने लगता है कि क्या होता है, ऐसे लग रहा है कि बहुत अभी जान। तो वही कह रहा है, ही डायड लाफिंग, वह हंसते हंसते मर गया, मतलब वो इतना हंसा कि उसकी हालत खराब हो गई। ये कहने का मतलब है, ये मरने वाली बात नहीं है कि वो जान से क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तभी अगर मर जाता तो ये क्या होता, ये तो रियल हो जाता ना, फिर हाइपरबोल नहीं होता। यहां पे क्या कह रहा, ही डायड लाफिंग, वो हंसते हंसते मर ही गया, यानी उसकी हंस के क्या हो गई, हालत बहुत खराब हो गई थी। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद देखिए, शी वेप्ट,
अब ये देखो पता नहीं कौन है इतना रो रही है। शी वेप्ट ओशंस टीयर्स, है ना, वो सागरों के आंसू रोई, है ना, वो सागरों जैसे मतलब इतना रोई कि उसके आंसू से क्या बन गया, सागर निर्माण हो जाता, सागर बन जाता। बताइए, तो इसके पास इतना आंसू है वो सागरों का निर्माण कर देगी, है ना, उसके आंसुओं से सागर बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। लेते हैं ऑक्सीमोरन का। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। इसमें एक ट्रिक है, खाली ट्रिक यही है कि आपको वर्ड के कुछ मीनिंग याद होना चाहिए। मतलब कैसा मीनिंग, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इसमें जो है ऐसा वर्ड आएगा जो अपोजिट होगा एक दूसरे से, और दोनों के एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और वो जो अपोजिट वाला गुण होगा ना किसी एक ही वस्तु के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर होगा। अपोजिट का मतलब उल्टा भी होता है, विरोधी भी होता है। टू अपोजिट क्वालिटीज मतलब दो विरोधी गुण। आर एडेड मतलब उसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, टू द सेम थिंग्स, जिसके बारे में बातें हो रही होती हैं। समझ आ रहा है, जिस वस्तु के बारे में बात होती है, जिस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं, उसी में दो क्वालिटीज को, दो अपोजिट क्वालिटीज को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये दोनों गुण किसमें होंगे, उसी वस्तु में होंगे जिसकी हम लोग बातें करेंगे। यहां पे क्या लिखा है, ही इज फीलिंग, वह महसूस कर रहा है, स्वीट पेन्स। तो देखो इसमें दो क्वालिटी हो गया, एक स्वीट हो गया और एक पेन्स हो गया, है ना, समझ में आ रहा। और ये दोनों क्वालिटी किसके अंदर है, ही के अंदर है। यानी जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उसी के अंदर ही क्या है, दोनों क्वालिटीज है। और ये वर्ड देखो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। स्वीट माने क्या होता है, अच्छा, मधुर, मीठा, है, इनका मतलब क्या होता है, दर्द। दूसरा एग्जांपल देखिए, इट इज एन ओपन सीक्रेट। तो भाई यह है एन ओपन, क्या खुला हुआ, और क्या ये सीक्रेट है, ये ओपन खुला, ये खुला क्या है, रहस्य है। तो भाई जो चीज ओपन होती है वो रहस्य नहीं हो जाता, रहस्य नहीं होता है ना। जो चीज भाई आपको ओपन हो गया वो सीक्रेट कहां से रह गई, समझ आ रहा है। तो यहां पे भी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, समझ आ रहा है। तो ऑक्सीमोरन में आपको खाली क्या याद रखना है, कुछ अपोजिट वर्ड को याद रखना है। और घबराइए मत, हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे कि उसी प्रैक्टिस में से एकदम मैच ही कर जाएगा, और एग्जाम में इतना टफ भी नहीं देगा कि आप लोग का माइंड स्टक हो जाए। ठीक है, आप लोग आराम से कर ले जाओगे। अब इतना पढ़ाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग आराम से उसको कर ले जाओगे, 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी में खाली आपको सिर्फ एक चिन्ह याद रखना है, चिन्ह को आप लोग खाली क्या करना है, देखना है, और देखते ही आपको पता लगा लेना है कि ये कौन सा अलंकार है, एपॉस्ट्रॉफी। तो एपॉस्ट्रॉफी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन एपॉस्ट्रॉफी इज डायरेक्ट एड्रेस। जो एपॉस्ट्रॉफी होता है ना, उसमें संबोधित किया जाता है ना, जो एपॉस्ट्रॉफी में डायरेक्ट संबोधित किया जाता है किसको, मरे हुए व्यक्ति को, मरे हुए चीज को। टू द अब्सेंट, या जो अब्सेंट होता है उस व्यक्ति को, है ना, एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। आर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, या किसी वस्तु को क्या कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं। ठीक है, आर आइडियाज, उसके विचार को। ठीक है, मतलब जो चीज मौजूद नहीं होता है, नहीं होता, उसी को संबोधित करते हैं। या अब्सेंट जो कोई चीज होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। या कोई वस्तु हुआ, उसको क्या मान लिए, मानवीकरण कर दिए, किसी वस्तु का क्या कर दिए, मानवीकरण कर दिए, या उसके आइडियाज को क्या कर दिए, मानवीकरण कर दिए। कहने का मतलब पर्सनिफिकेशन में क्या कर रहे थे, निर्जीव को क्या कर रहे थे, सजीव मान रहे थे। अब यहां पे जो है, जो चीज अब्सेंट होगा उसको खाली इसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको सजीव मानकर उसको और क्या करेंगे, संबोधित भी करेंगे। कुछ नहीं याद रखना है, साइन याद रखोगे आपको आसान से पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है, यही साइन होता है। चलिए आइए एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो देखिए ओ डेथ। अब देखिए डेथ, कोई मृत्यु को कोई देखता है, मृत्यु कोई देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसको प्रेजेंट मान के, है ना, उसको डेथ माना है, फिर भी उसको क्या कर रहा है, वो अब्सेंट मान के उसको पुकार रहा है, संबोधित कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कम सून, जल्दी आ जाओ। ठीक है, यानी जो व्यक्ति कह रहा है वो जल्दी मरना चाह रहा है। ठीक है, ओ ग्रेव, ये भी वही काम कर रहा है। ओ ग्रेव वेयर इज माई विक्ट्री। ठीक है,
मेरा विजय कहाँ है, ठीक है, विजयी मतलब जीत, मेरी जीत कहाँ है। अगला आपका लास्ट, ये भी बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ जानवरों के, कुछ पक्षियों के और कुछ वस्तुओं के साउंड को याद रखना है, ठीक है, वो हम लिखवा देंगे, किसी दिन लाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उसके कुछ जानवरों के नाम लिखवा देंगे आप लोगों को, उसको थोड़ा सा याद रखना, और प्रैक्टिस वाले भी कुछ हम करवा देंगे जिसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ओनोमेटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक, इससे हमको पता चल जा रहा है इसमें किसी जानवर का साउंड दिया होगा, मतलब कैसे है ना, या किसी वस्तु का होगा, या झरने का होगा, मतलब कहने का मतलब किसी भी वस्तु का क्या होगा, इसमें साउंड होगा। जैसे ढोल होता है ना, ढोल का आवाज क्या है, ड्रम, उसका साउंड क्या है, ड्रम होता है, ढम मतलब ड्रम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं, देखिए द स्नेक हिसेज, स्नेक कैसे कर बोल, इसकी आवाज कैसे आती है, हिस करके आता है ना, हिसेज, ठीक है। बीज क्या करती है, बीज क्या करती है, हम माने बन बनाना, क्या होता है, बन बनाना। मधुमक्खियां क्या करती हैं, बन बनाती हैं। तो जो मधुमक्खी का जो साउंड है क्या है, हम है, और स्नेक का जो साउंड है क्या है, वो हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया।